क्या रिसेल में कोई फ्लैट आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, उसका लोकेशन भी बेस्ट है क्या, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट चेक किया है? कहीं ऐसा ना हो कि रिसेल में आप कोई ऐसा फ्लैट खरीद ले या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ले जिसकी वजह से बाद में आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें एज कम्पेयर टू न्यू फ्लैट, एज कम्पेयर टू न्यू प्रॉपर्टी, कोई रिसेल वाली प्रॉपर्टी या रिसेल वाला फ्लैट बहुत सस्ते में मिल जाता है, लेकिन थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हमको ये पता नहीं होता कि हम बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवा, एक इंजीनियर, एक टाउन प्लानर, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल रियल्टी एक्सपर्ट पर, जिसमें आज हम बात करेंगे वो जरूरी 10 बातें जो रिसेल वाली प्रॉपर्टी लेते वक्त हर बायर को यानी आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, टाइटल डीड की जांच। दोस्तों, टाइटल डीड की जांच सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, मतलब टाइटल डीड ये डॉक्यूमेंट बताता है कि फ्लैट का असली मालिक कौन है। अगर प्रॉपर्टी का या उस रिसेल वाले फ्लैट का टाइटल क्लियर नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी ओनरशिप में कोई तो कंफ्यूजन है, तो दोस्तों प्रॉपर्टी कंफ्यूजन वाला या ऐसा फ्लैट लेना आपके लिए बहुत बड़ी रिस्क साबित हो सकता है। नंबर 2, सेल डीड एंड एग्रीमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है क्या वो लीगल रूप से वो प्रॉपर्टी बेच सकता है? सेल डीड से ये साफ होता है कि प्रॉपर्टी के प्रीवियस ट्रांजैक्शन कैसे हुए थे। दोस्तों, कोई भी रिसेल वाली प्रॉपर्टी लेने से पहले सेल डीड एंड एग्रीमेंट वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी बात है। नंबर 3, ओनरशिप चेन। दोस्तों, अगर कोई फ्लैट 2-3 बार बिक चुका है तो हर बार के कागज आपके लिए बहुत जरूरी है। ओनरशिप चेन से ये पता चलता है कि हर बार प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर हुई है या नहीं, और अगर उसमें एक भी लिंक अगर मिसिंग है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। नंबर 4, सोसाइटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सोसाइटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर ले। बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, बिना एनओसी के सोसाइटी फ्यूचर में आपसे ट्रांसफर फीस या मेंटेनेंस के लिए झगड़े कर सकती है। नंबर 5, प्रॉपर्टी टैक्स और ड्यूज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से प्रॉपर्टी टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और का बकाया टैक्स भरे और वो आपको भरना पड़े। नंबर 6, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो फ्लैट इलीगल माना जा सकता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से यह साबित होता है कि बिल्डिंग को लीगली रहने के लिए मंजूरी मिली है, और बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बैंक भी लोन नहीं देता। नंबर 7, एग्जिस्टिंग लोन का क्लोजर स्टेटमेंट। दोस्तों, अगर कोई रिसेल प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो सेलर ने लोन लिया है या नहीं ये आप चेक करें। सेलर ने अगर कोई लोन लिया है तो उसका लोन क्लोजर स्टेटमेंट या लेटर जरूर ले, वरना बैंक उस फ्लैट पर फिर से दावा कर सकता है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, फ्लैट की फिजिकल कंडीशन। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि फ्लैट दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है क्योंकि वो फ्लैट आपने फोटो में या वीडियो में देखा होता है, लेकिन एक्चुअल में उस फ्लैट की कंडीशन बहुत खराब होती है। तो आपको बहुत सारी चीजें मैन्युअली वेरीफाई करनी होती है, जैसे कि उस पर्टिकुलर फ्लैट का वायरिंग अच्छा है या नहीं, उस फ्लैट के वॉल्स में सीपेज है या नहीं, उसका प्लम्बिंग सिस्टम काम कर रहा है या कहीं पे लीकेज है, ये आपको एक्चुअली में मैन्युअली वेरीफाई करना होगा। नंबर 9, एक्चुअल कारपेट एरिया वर्सेस एग्रीमेंट कारपेट एरिया। कई बार एक्चुअल कारपेट एरिया अलग होता है और एग्रीमेंट कारपेट एरिया अलग होता है। तो दोस्तों, आपको अगर किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो रिसेल में है उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल कारपेट एरिया आपको मैन्युअली नापना पड़ेगा और उसको एग्रीमेंट कारपेट एरिया यानी डॉक्यूमेंटेड कारपेट एरिया से वेरीफाई करना पड़ेगा। कई बार 800 स्क्वायर फीट बोलते हैं लेकिन यूजेबल सिर्फ 600 ही होता है। सेल एग्रीमेंट और एक्चुअल मेजरमेंट को मिलाकर आपको चेक करना होगा। नंबर 10, सोसाइटी रूल्स, पेंडिंग मेंटेनेंस और रीडेवलपमेंट प्लान्स। दोस्तों, कुछ सोसाइटीज में रीडेवलपमेंट या लीगल इशू चल रहा होता है, लेकिन बायर को ये सब चीजें पता नहीं होती। तो कोई भी रिसेल वाली प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले सोसाइटी से लिखित रूप में ले कि कोई मेजर इशू तो नहीं चल रहा या मामला रीडेवलपमेंट में जा रहा है, तो ये चीजें आपको रिटर्न में लेनी होगी। दोस्तों, रिसेल प्रॉपर्टी या रिसेल फ्लैट लेना समझदारी है, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल जरूर कर ले, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सही से करें। इन 10 पॉइंट को फॉलो करके आप न सिर्फ अच्छा घर ले सकते हैं बल्कि फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों से भी बच सकते हो। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। बाय बाय।